नमस्कार दोस्तों, मैं देवंती सिंह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज मैं सोचिए और अमीर बनिए की ऑडियो बुक आपके लिए लेकर आई हूँ। ऑडियो बुक शुरू करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपना विचार कमेंट बॉक्स पर लिख कर जाइए। तो आज की ऑडियो बुक शुरू करते हैं। अध्याय 10, मास्टरमाइंड की शक्ति। प्रेरित करने वाले बल, अमीरी की तरफ 9वां कदम। धन संचय में सफलता के लिए शक्ति आवश्यक है। कार्रवाई में प्रेरित करने के लिए पर्याप्त शक्ति के बिना योजनाएं निष्क्रिय और बेकार है। यह अध्याय उस विधि का वर्णन करेगा जिसके द्वारा कोई व्यक्ति शक्ति प्राप्त कर उन्हें लागू कर सकता है। शक्ति को संगठित और समझदारी से निर्देश ज्ञान के रूप में परिभाषित किया जा सकता है। यहाँ उपयोग किया गया शब्द शक्ति उस संगठित प्रयास को संदर्भित करता है जो किसी व्यक्ति के लिए अपनी इच्छा को मौद्रिक समकक्ष में रूपांतरित करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त हो। संगठित प्रयास दो या अधिक लोगों के प्रयास के समन्वय के माध्यम से होता है जो सामंजस्य की भावना से एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए काम करते हैं। धन संचय के लिए शक्ति की आवश्यकता होती है। धन संचय के बाद पैसे के अवधारणा के लिए शक्ति आवश्यक है। आइए पता करें कि शक्ति कैसे हासिल की जा सकती है। यदि शक्ति संगठित ज्ञान है तो आइए आइए ज्ञान के स्रोतों की जांच करें। अनंत बुद्धिमत्ता ज्ञान के इस स्रोत से रचनात्मक कल्पना की सहायता से एक दूसरे अध्ययन में वर्णित प्रक्रिया के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है। संचित अनुभव मनुष्य का संचित अनुभव या इसका वह हिस्सा जो संगठित और रिकॉर्ड किया गया है किसी भी अच्छी तरह से सुसज्जित सार्वजनिक पुस्तकालय में पाया जा सकता है। इस संचित अनुभव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा पब्लिक स्कूलों और कॉलेजों में पढ़ाया जाता है जहां इसे वर्गीकृत और संगठित किया गया है। प्रयोग और अनुसंधान विज्ञान के क्षेत्र में और व्यवहारिक रूप से जीवन के हर क्षेत्र के लोग प्रतिदिन नए तथ्यों को एकत्रित, वर्गीकृत और संयोजित कर रहे हैं। यह वह स्रोत है जिसके लिए तब आवश्यक होना चाहिए जब ज्ञान संचित अनुभव के माध्यम से उपलब्ध नहीं है। यहाँ भी रचनात्मक कल्पना का अक्सर इस्तेमाल किया जाना चाहिए। ज्ञान इन स्रोतों में से किसी से प्राप्त किया जा सकता है। इससे निश्चित योजनाओं में व्यवस्थित करके और कार्रवाई के संदर्भ में उन योजनाओं को अभिव्यक्त करके शक्ति में परिवर्तित किया जा सकता है। ज्ञान के 3 प्रमुख स्रोतों की जांच करने का पर हम आसानी से देख सकते हैं कि अगर कोई व्यक्ति ज्ञान अर्जित करने और इसे कार्रवाई के मामले में निश्चित योजनाओं के माध्यम से अभिव्यक्त करने के लिए अकेले अपने प्रयासों पर निर्भर है तो उससे कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यदि उसकी योजनाएं व्यापक है और यदि वे बड़े अनुपात के में विचार कर रहे हैं तो उन्हें आम तौर पर दूसरों को उसके साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, इसके पहले कि वह उनमें शक्ति के आवश्यक तत्व को समाविष्ट कर सके। मास्टरमाइंड के माध्यम से शक्ति प्राप्त करना। मास्टरमाइंड को सद्भाव की भावना में एक निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति के लिए 2 या अधिक लोगों के बीच ज्ञान और प्रयास के समन्वय के रूप में परिभाषित किया जाता है। किसी भी व्यक्ति के पास मास्टरमाइंड का लाभ उठाए बिना महान शक्ति नहीं हो सकती है। पिछले अध्याय में इच्छा और इसके मौद्रिक समकक्ष में परिणित करने के उद्देश्य से योजनाओं के निर्माण के लिए निर्देश दिए गए थे। यदि आप दृष्टांत और बुद्धि के साथ इन निर्देशों को पूरा करते हैं और अपने मास्टरमाइंड समूह के चयन में विवेक का उपयोग करते हैं तो आपको पता लगने से पहले ही आप अपनी आधी मंजिल तय कर चुके होंगे। तो आप अच्छी तरह चयनित मास्टरमाइंड समूह के माध्यम से आपके लिए उपलब्ध बेहतर शक्ति के अमूर्त समताओं को समझ सकते हैं। हम यह मास्टरमाइंड सिद्धांत की 2 विशेषताओं की व्याख्या करेंगे जिसमें से एक की प्राकृतिक आर्थिक है और दूसरी मानसिक आर्थिक विशेषता स्पष्ट है। आर्थिक लाभ किसी भी ऐसे व्यक्ति को मिल सकता है जिनके पास सलाह, परामर्श और व्यक्तिगत सहयोग देने के लिए व्यक्तित्व का एक समूह है जो सद्भाव की भावना के साथ दिल से सहायता प्रदान के लिए तैयार है। सहकारिता गठबंधन का यह रूप लगभग हर विपुल संपदा के संचयन का आधार रहा है। इस महान
सत्य की आपकी समझ निश्चित रूप से आपकी वित्तीय स्थिति निर्धारित कर सकती है। मास्टरमाइंड सिद्धांत का मानसिक चरण बहुत अधिक अमूर्त है, समझने में बहुत अधिक कठिन है, क्योंकि इसमें आध्यात्मिक तत्वों का संदर्भ है जिसमें मानव जाति पूरी तरह से परिचित नहीं है। आप इस वक्तव्य के एक महत्वपूर्ण सुझाव को देख सकते हैं। कोई भी दो मन कभी भी एक तीसरे अदृश्य अमूर्त बल का निर्माण किए बिना एक साथ नहीं आते हैं, जिसकी तुलना तीसरे मन के रूप में की जा सकती है। इस तथ्य का ध्यान रखें कि पूरे ब्रह्मांड में केवल दो ज्ञात तत्व है, ऊर्जा और पदार्थ है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि पदार्थ अणुओं, परमाणुओं और इलेक्ट्रॉनिकों की इकाइयों में टूट सकता है। पदार्थ की इकाइयों को अलग एवं पृथक और किया जा सकता है तथा इनका विश्लेषण किया जा सकता है। इसी तरह ऊर्जा की भी इकाइयाँ होती है। मानव मन की ऊर्जा का एक रूप है। इसका यह एक हिस्सा प्राकृतिक में आध्यात्मिक है। जब दो लोगों के मन सद्भाव की भावना में समन्वय करते हैं तो प्रत्येक मन की ऊर्जा की आध्यात्मिक इकाइयों में से एक आत्मीयता उत्पन्न होती है, जिससे मास्टरमाइंड के मानसिक चरण का गठन होता है। 25 साल पहले एंड्रयू कार्नेगी ने मास्टरमाइंड सिद्धांत या बल्कि इसकी आर्थिक विशेषता की ओर मेरा ध्यान खींचा था। इस सिद्धांत की खोज मेरे जीवन का पसंदीदा काम बन गई कि श्री कार्नेगी के मास्टरमाइंड समूह के में लगभग 50 लोग थे जो उनके आसपास इस्पात के निर्माण और विपणन के निश्चित उद्देश्य के साथ एकत्रित हुए थे। उन्होंने अपने विपुल धन संचय के माध्यम से प्राप्त की गई शक्ति का पूर्ण श्रेय इस मास्टरमाइंड को दिया। विपुल या ठीक ठाक धन संचय करने वाले किसी भी आदमी के रिकॉर्ड का विश्लेषण करने पर आप पाएंगे कि उनके लिए सचेत रूप से या अनजाने में ही मास्टरमाइंड सिद्धांत कार्यरत है। विशाल शक्ति किसी अन्य सिद्धांत के माध्यम से संचित नहीं की जा सकती है। ऊर्जा प्रकृति के निर्माण ब्लॉकों का सार्वभौमिक समुच्चय है, जिससे वह ब्रह्मांड में हर भौतिक चीज का निर्माण करती है, जिसमें मनुष्य तथा पशु और पादप जगत के हर रूप शामिल है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे केवल प्राकृतिक ही पूरा कर रहे हैं पूरी तरह से समझती है। इसके माध्यम से वह ऊर्जा को पदार्थ के रूप में रूपांतरित करती है। प्रकृति के निर्माण ब्लॉक मनुष्य के लिए उपलब्ध है। सोच में शामिल ऊर्जा में मनुष्य के मस्तिष्क की तुलना इलेक्ट्रिक बैटरी से की जा सकती है। यह हर परमाणु में व्याप्त ईथर से ऊर्जा को अवशोषित करता है और पूरे ब्रह्मांड में वितरित करता है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि इलेक्ट्रिक बैटरी का एक समूह एक बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करेगा। यह भी एक सर्वविदित तथ्य है कि एक व्यक्तिगत बैटरी अपने भीतर मौजूद सेल की संख्या और क्षमता के अनुपात में ऊर्जा प्रदान करेगी। मस्तिष्क इसी तरह काम करता है। यह इस तथ्य को ध्यान में रखता है कि कुछ दिमाग दूसरों की तुलना में अधिक कुशल है और इससे हमें यह महत्वपूर्ण कथन प्राप्त होता है। सद्भाव की भावना में समन्वित या जुड़ा हुआ दिमाग का एक समूह एक ही मस्तिष्क की तुलना में अधिक विचार ऊर्जा प्रदान करेगा। ठीक वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक बैटरी का एक समूह एक बैटरी की तुलना में अधिक ऊर्जा प्रदान करता है। इस रूप के माध्यम से यह तुरंत स्पष्ट हो जाता है कि मास्टरमाइंड सिद्धांत उन व्यक्तियों द्वारा प्रदर्शित शक्ति के पीछे का रहस्य है जो अपने चारों ओर अन्य बुद्धिमान व्यक्तियों को रखते हैं। तत्पश्चात निम्नलिखित कथन मास्टरमाइंड सिद्धांत के मानसिक चरण की समझ के और नज़दीक ले जाती है। जब व्यक्तिगत दिमागों का एक समूह समन्वय और सद्भाव में कार्य करता है तो गठबंधन के माध्यम से निर्मित वर्धित ऊर्जा समूह में हर व्यक्ति के मस्तिष्क के लिए उपलब्ध हो सकती है। यह एक सर्वविदित तथ्य है कि हेनरी फोर्ड ने गरीबी, निरक्षरता और अज्ञानता के साथ अपना व्यापारिक करियर शुरू किया। समान रूप से सर्वविदित तथ्य यह भी है कि 10 साल की बहुत ही छोटी सी अवधि के भीतर श्री फोर्ड ने इन 3 बाधाओं का
पर काबू पा लिया और 25 साल के भीतर वह अमेरिका के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बन गए। इस तथ्य अतिरिक्त जानकारी पर ध्यान दें कि श्री फोर्ड की सबसे तेजी से प्रगति उनके थॉमस एडिसन के एक निजी दोस्त बनने के समय से शुरू हुई। इससे आप समझ जाएंगे कि एक दिमाग का दूसरे पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। एक कदम आगे बढ़ें और उस तथ्य का पर विचार करें कि श्री फोर्ड के लिए सबसे उत्कृष्ट उपलब्धियों का समय हार्वे फायरस्टोन, जॉन पोरो और लूथर बुर्बंक सभी बेहतरीन दिमागी क्षमता रखने वाले व्यक्ति के साथ परिचित और मित्रता के साथ प्रारंभ हुआ। यह इस बात का अतिरिक्त प्रमाण है कि शक्ति दिमागों के दोस्ताना गठबंधन के माध्यम से उत्पन्न की जा सकती है। इस बात पर शायद ही संदेह किया जा सकता है कि हेनरी फोर्ड व्यापार और औद्योगिक दुनिया में सबसे अच्छे सुयोग्य पुरुषों में से एक है। उनकी संपत्ति के सवाल पर किसी चर्चा की ज़रूरत नहीं है। श्री फोर्ड के अंतरित निजी दोस्तों का विश्लेषण करें, जिनमें से कुछ का पहले ही उल्लेख किया जा चुका है, और आप निम्नलिखित कथन को समझ पाएंगे। व्यक्ति उन लोगों की प्रकृति और आदतों और विचारों की शक्ति को ग्रहण करते हैं जिनके साथ वे सहानुभूति और सद्भाव की भावना से संबंध होते हैं। हेनरी फोर्ड ने महान मस्तिष्कों के साथ गठबंधन कर उनके मस्तिष्कों के से उत्पन्न कंपनों को खुद में अवशोषित कर गरीबी और अशिक्षित और अज्ञानता को मिटा दिया। एडिसन, बुर्बंक, बोरो और फायरस्टोन के साथ अपने सहयोग के माध्यम से श्री फोर्ड ने अपने मस्तिष्क की शक्ति में इन चार लोगों की बुद्धिमत्ता, अनुभव, ज्ञान और आध्यात्मिक ताकतों को जोड़ा। इसके अलावा उन्होंने इस पुस्तक में वर्णित प्रक्रिया के तरीकों के माध्यम से मास्टरमाइंड सिद्धांत को अपना बनाया और इसका उपयोग किया। यह सिद्धांत आपके लिए उपलब्ध है। हम पहले ही महात्मा गांधी का उल्लेख कर चुके हैं। जिन्होंने गांधी के बारे में सुना है, शायद उनमें से अधिकांश लोग उन्हें केवल एक सनकी छोटे आदमी के रूप में देखते हैं और औपचारिक परिधान पहने बिना घूमते हैं और ब्रिटिश सरकार के लिए परेशानियां पैदा करते हैं। असलियत में गांधी सनकी नहीं थे, लेकिन वह आज के सबसे खतरनाक आदमी है। उनके अनुयायियों की संख्या और अपने नेता पर उनके विश्वास से अनुमान लगा कर देखिए। इसके अलावा वह शायद आज तक के सबसे शक्तिशाली आदमी है। उनकी शक्ति निष्क्रिय है, लेकिन यह असली है। आइए उस विधि का अध्ययन करें जिसके द्वारा उन्होंने अपने अद्भुत शक्ति प्राप्त की। इसके कुछ शब्दों में समझाया जा सकता है। उन्हें शक्ति 20 करोड़ से अधिक लोगों को एक निश्चित उद्देश्य के लिए सद्भाव की भावना में मन और शरीर के साथ समन्वय करने के लिए प्रेरित करने से मिली थी। संक्षेप में गांधी जी ने एक चमत्कार कर दिया। यह एक चमत्कार है क्योंकि उन्होंने 20 करोड़ लोगों को अपरिमित समय के लिए सद्भाव की भावना के साथ सहयोग करने के लिए प्रेरित न कि मजबूर किया। यदि आपको संदेह है कि यह एक चमत्कार है, तो उन्हीं दो लोगों को कुछ ही समय तक सद्भाव की भावना में सहयोग करने के लिए प्रेरित करने की कोशिश करें। किसी भी व्यापार का संचालन एवं प्रबंधन करने वाला हर आदमी जानता है कि कर्मचारियों से समभाव के साथ काम करवाना कितना मुश्किल है। सद्भाव तो बहुत दूर की बात है। जैसे कि आपने देखा है कि जिन मुख्य स्रोतों से शक्ति प्राप्त की जा सकती है, उस सूची में अनंत बुद्धिमत्ता सर्वप्रथम है। जब दो या दो से अधिक लोगों सद्भाव की भावना में समन्वय करते हैं और एक निश्चित उद्देश्य की ओर काम करते हैं, तो वे उस गठबंधन के माध्यम से अनंत बुद्धिमत्ता के महान सार्वभौमिक भंडार से शक्ति को सीधे अवशोषित करने की स्थिति में होते हैं। यह शक्ति के सभी स्रोतों में से सबसे बड़ा है। प्रतिभा इसके स्रोत के पास जाती है। हर महान नेता इसी स्रोत का
आश्रय लेता है, चाहे वह इस तथ्य के प्रति सचेत हो या नहीं। अन्य दो प्रमुख स्रोत जिनके शक्ति के संचार के लिए आवश्यक ज्ञान प्राप्त किया जा सकता है, मनुष्य की 5 इंद्रियों से अधिक विश्वसनीय नहीं है। इंद्रियां हमेशा विश्वसनीय नहीं होती है। अनंत बुद्धि गलती नहीं करती है। बाद के अध्यायों में जिन तरीकों के से अनंत बुद्धि से सबसे आसानी से संपर्क किया जा सकता है, उनका पर्याप्त रूप से वर्णन किया जाएगा। यह पुस्तक धर्म पर किसी वर्णन के लिए नहीं है। इस पुस्तक में वर्णित किसी भी मौलिक सिद्धांत की व्याख्या की किसी भी मनुष्य की धार्मिक आदतों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप करने के उद्देश्य से नहीं की जानी चाहिए। इस पुस्तक को पाठक को धन के लिए इच्छा के निश्चित उद्देश्य को अपने मौद्रिक समकक्ष में रूपांतरित करने के लिए मार्गदर्शन प्रदान करने तक विशेष रूप से सीमित किया गया है। जब आप इसे पढ़ेंगे तो इसे अच्छी तरह समझिए, इस पर सोचिए और चिंतन कीजिए। जल्द ही पूरा विषय प्रकट होगा और आप इसे परिप्रेक्ष्य में देखेंगे। अब आप अलग अलग अध्यायों का विस्तार देख रहे हैं। धन पुराने जमाने की युक्ति की तरह शर्मीली और मायावी है। इसे उन्हीं तरीकों से अपने आकर्षित कर अपना बना लेना चाहिए जैसे अपनी पसंद की युक्ति की तलाश कर रहा दृढ़ प्रतिज्ञा प्रेमी करता है, और संयोग से पैसे को आकर्षित करने में इस्तेमाल की गई शक्ति एक युक्ति को लुभाने में इस्तेमाल से हुआ अलग नहीं होती है। सफलतापूर्वक पैसे की खोज में इस्तेमाल करते समय इस शक्ति को विश्वास के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसे इच्छा के साथ मिश्रित करना चाहिए। यह हट के साथ मिलाया जाना चाहिए। इसे एक योजना के माध्यम से लागू किया जाना चाहिए और उस योजना पर अवश्य कार्रवाई की जानी चाहिए। जब पैसा बड़ा पैसा कहलाने वाली मंत्र में आता है तो वह यह पहाड़ी के नीचे बह रहे झरने की तरह उतनी ही आसानी से जमा करने वाले की तरफ बहता चला आता है। इसके अलावा शक्ति की एक महान अनदेखी धारा मौजूद है जिसकी तुलना एक नदी से की जा सकती है। सिवाय इसके कि एक धारा एक दिशा में बहकर उस तरफ मौजूद सभी धन की ओर और ऊपर की ओर जाती है, और दूसरी तरफ विपरीत दिशा में बहती है। जो उस धारा में फंस गए दुर्भाग्यशाली लोगों जो खुद को उससे छुड़ाने में सक्षम नहीं है, दुख और गरीबी के लिए नीचे बहा ले जाती है। अत्यधिक परिणाम में धन संचय करने वाले हर आदमी के जीवन की इस धारा के अस्तित्व को पहचानना है। इसमें किसी की सोच प्रक्रिया समाहित होती है। विचार की सकारात्मक भावनाएं धन पैदा करने वाले धारा का निर्माण करती है। नकारात्मक भावनाएं गरीबी की ओर ले जाती है। धन अर्जन की इच्छा रखने वाला जो व्यक्ति इस पुस्तक को पढ़ रहा है उसके लिए यह अद्भुत महत्व का विचार है। यदि आप शक्ति की उस धारा में है जो गरीबी की ओर जाती है, तो यह एक चप्पू के रूप में काम कर सकती है जिसके द्वारा आप स्वयं को धारा की दूसरी तरफ मोड़ सकते हैं। यह केवल लागू करने और उपयोग के माध्यम से आपको सेवा प्रदान कर सकता है। केवल पढ़ने और उस पर केवल इस या उस तरीके से निर्माण पर पारित करने से आपको किसी भी तरह लाभ प्राप्त नहीं होगा। कुछ लोगों को धारा के सकारात्मक और नकारात्मक पक्षों के बीच से गुजरना पड़ता है। कई बार सकारात्मक पक्ष और कई बार नकारात्मक पक्ष पर 29 में वॉल स्ट्रीट के ध्वस्त होने की घटना लाखों लोगों को सकारात्मक से नकारात्मक धारा में बहा कर ले गई। ये लाखों संघर्ष कर रहे हैं, उनमें से अनेक हताश और डर के साथ धारा के सकारात्मक पक्ष में वापस आने के लिए यह किताब खास तौर पर उन लाखों लोगों के लिए लिखी गई है। गरीबी और अमीरी अक्सर अपने स्थानों को बदल लेती है। इस घटना ने दुनिया को यह सच सिखाया है। हालांकि दुनिया को लंबे समय तक यह सबक याद नहीं रहेगा। गरीबी आमतौर पर
स्वेच्छा से अमीरी की जगह ले सकती है, जबकि धन के गरीबी की जगह लेने के लिए परिवर्तन आमतौर पर अच्छी तरह से कल्पना के और ध्यान से योजनाओं को निष्पादित होने के माध्यम से होता है। गरीबी को कोई योजना की ज़रूरत नहीं है। इसको किसी भी यह सहायता की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि यह घृष्ट और क्रूर है। अमीरी शर्मीली और डरपोक होती है। आपको आकर्षित करना पड़ेगा। कोई धन की इच्छा कर सकता है और ज़्यादातर लोग करते हैं, लेकिन केवल कुछ को ही पता है कि धन के लिए एक ज्वलंत इच्छा के साथ निश्चित योजना धन अर्जित करने का एकमात्र भरोसेमंद साधन है।